हेलो बच्चों, अब इससे पहले 2 पार्ट हमने देख लिया था इसी पोएम का, डस्ट ऑफ स्नो का। अब आगे देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर आपके डस्ट ऑफ स्नो के लगभग प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर ये पोएम का पूरा जितना भी आपके बचा हुआ टॉपिक है वो पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अब फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि आपको उस पोएम को एक्सप्लेन कर किस प्रकार से इस पोएम को समझा कर के फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़े थे। क्वेश्चन आंसर के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर एक तो होती है सेंट्रल आइडिया, थीम, मेन आइडिया, या आपको टीचिंग या लेसन जिसे कहते हैं, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम, या व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम। इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है या इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस प्रकार क्वेश्चन, या सेंट्रल आइडिया या थीम आ जाए या मेन थीम आ जाए उसके बारे में जो हमने पढ़ा था फर्स्ट के अंदर ही। इसके अंदर तो जो मेन थीम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, मैसेज आ जाए, उसके अंदर एक छोटी सी बात थी, सम सर्टेन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैव ग्रेटर इंप्रेशन ऑन आवर माइंड। कुछ छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट जिसकी महत्व ना हो, ऐसी वो चीज़ें जिसकी कम महत्व वाली चीज़ें होती है वो हमारे मस्तिष्क पर, दिमाग पर गहरा प्रभाव डालते हैं और अपने कोर ऑफ लाइफ स्टाइल, अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को एक ही पल भर के अंदर क्षण बनकर बदल देते। ये मैसेज, ये संदेश था, ये मेन आइडिया था, ये थीम थी इसकी, इस डस्ट ऑफ स्नो की। इसको लेकर के फिर इसके बाद इसके पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए वो उसके होने के बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने आपको तो पार्ट 2 के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बताया था कि हम जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो इस पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस आएंगे, फिगर ऑफ स्पीच, उनके बारे में भी जानकारी होने से क्या होता है, अपना उत्तर, अपना आंसर जो होता है वो बड़ा प्रभावशाली बन जाता है और एग्जामिनर जो होता है वो पूरे नंबर देने के लिए विवश हो जाता है, उसका मन ये हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह एडिशनल बता दिया था। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको इम्प्लाई करेंगे। अब आपको 4-5 चीज़ें बताई थी उसके अंदर, आपको जैसे बता दिया था ये पूरे पोएम के अंदर एक तो सीधी सी बात मैंने बताई थी, इट इज़ ए शॉर्ट फ्री वर्स राइम, छोटी थी और फ्री वर्स जिसके अंदर मुक्त छंद वाली थी, लेकिन राइम था। राइम इसलिए क्योंकि राइम स्कीम बन रही। फिर हमने राइम स्कीम बनाई थी तो फर्स्ट स्टैंजा की ए बी बन गई, सेकंड स्टैंजा की भी अगर इंडिविजुअल अलग बनाते हैं तो ए बी बनेगी, और कंटिन्यूटी में बनाएंगे तो ए बी सी डी वो होगी थी राइम स्कीम। फिर उसके बाद और कौन कौन से थे, तो इट इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, एक एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल के बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल किसका है, एंजॉयमेंट का। एंजॉयमेंट ऐसी कविता, ऐसे जो पोएम होती है जो फ्री वर्सेस के अंदर लिखा जाए, जिसके अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया हो, ना तो कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना सेमीकोलन वगैरह, सब पूरी कविता को एक ही लाइन के अंदर लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन वो एक सेंटेंस में लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन एक लाइन में नहीं लिखा गया, अलग अलग 8 लाइन में लिखा गया। वो एंजॉयमेंट का एक अच्छा उदाहरण था। तो हमारे स्पेशल नोट्स के अंदर एंजॉयमेंट का भी काम आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आपने शूक डाउन ऑन मी, इसमें मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था, कौन सा बताया था, याद हो तो याद करने की कोशिश करो। इसमें एसोनेंस आया था, रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स, ओ का रिपीटेशन हो रहा तो एसोनेंस स्वर सौ में आया। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे, दूसरा आएगा, उसके अंदर एलिट्रेशन था, उसके अंदर और कॉन्सोनेंस था। उसके बारे में बताते हुए हम फिर उसके अंदर एक और चीज़ बतानी पड़ेगी। कवि ने इस कविता को बड़ी साधारण सरल भाषा में लिखा, लेकिन साथ में जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पोएट इज वेरी सिंपल। देखते ही आप बता सकते हो, वे, क्रो, ये वर्ड जो आ रहे हैं क्या सिंपल है, समझने में बहुत आसान है, इजी टू अप्रोच, जल्दी से समझ में आ रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज और इफेक्टिव, प्रभावशाली है। प्रभावशाली इसलिए क्योंकि जिनकी कम महत्व वाली चीज़ें जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहे हैं इंसान के जीवन में, इफेक्टिव हो गया। फोर्सफुल, विवश कर देता है कि हमें चेंज करना। ये 3 क्वालिटी बता देंगे हम। द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज वेरी सिंपल, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल। इस प्रकार के 3 बातों का अपन ये करके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके अंदर क्वेश्चन, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है ये इस टाइप का होता है, RC, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सेपरेसिंग व्याख्या जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर। अब इसका क्वेश्चन ऐसे होता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजास विद देयर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। निम्नलिखित स्टैंजा पंक्तियों को उनके रेफरेंस, सेपरेसिंग व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। अब पहला स्टैंजा आपको दिया गया, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री।
वो तरीका एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री, एक जहरीला विषैला पेड़, जिसे हम इंडियन कल्चर के अंदर धतूरे से इक्विवेलेंट माना गया था, लेकिन ये धतूरा नहीं है। अंग्रेज़ों के देश में, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर धतूरा नहीं होता है, वहाँ पर इसी प्रकार का एक पेड़ होता है जो विषैला, जो किसी काम नहीं आता, उसको हेमलॉक माना गया। तो हमारे इंडियन के अंदर धतूरे के समान हेमलॉक ट्री से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठकर बर्फबारी हो रखी थी, उसके बर्फ जमा हुआ था, उस पेड़ पर जैसे बैठा तो पेड़ के हिलने से तो जो बर्फ के छोटे छोटे कण नीचे गिरे, उसका प्रभाव क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा में आ रहा। तो किस प्रकार से गिराया, गिराने पर कवि के साथ कुछ हुआ। तो अब कहने की बात आई, इस स्टैंजा के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा। कौवा आया, हेमलॉक के पेड़ से आया या हेमलॉक के पेड़ पे बैठा था, उड़ के जा रहा था, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे हिलने पर जो बर्फ के कण, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो उससे कवि का मन परिवर्तित हो गया। वो बाद में बता रहा, लेकिन परिवर्तन की बात कहीं नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं, कवि के साथ हेमलॉक पेड़ के नीचे कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई। द पोएट has a strange experience and under a hemlock tree। एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे कवि के साथ एक अजीब घटना घटित हुई। उसका परिणाम दूसरा स्टैंजा में आएगा। पहला स्टैंजा आते केवल इतना ही बताना, कवि के साथ एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। इसको मैं अब लिख के बताता हूँ। ये है, आपको इंट्रोडक्शन दिया, अभी मैं कैसे लिखते हैं ये बताता हूँ आपको। हाँ बच्चों, जो अभी देखा था आपने, स्टैंजा की 4 लाइनें थी। अब इसको आंसर लिखने से पहले आप देखो, जो एक्सप्लेनेशन जो होती है आरसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सप्रेसिंग वाक्य। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने समय आप लिखते तो सभी है, जितने भी बच्चे परीक्षा देंगे बोर्ड के, वो सारे उत्तर तो लिखेंगे, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मेरा उत्तर दूसरे से अलग होना चाहिए। थोड़ा भीड़ से आप अलग हटकर कोई काम करते हैं तो आपकी पहचान अलग बन जाती है। अब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। इस उत्तर के अंदर किन चरणों को एक्सप्लेन करना है, आपको क्या क्या लिखना है। नंबर 1 पॉइंट होता है, आपको 9th में भी आपने पढ़ा था, याद होगा। फर्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, रेफरेंस, संदर्भ। इस रेफरेंस जो लाइनें आएगी, द वे जो थी अभी आपके पास बोर्ड पे लिखी हुई थी, जस्ट मैंने इरेज कर दिया, मिटा दिया इसको। द वे अ क्रो शूड डाउन ऑन मी अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो ये जो थी, इसके लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको लेना रेफरेंस। अगर रेफरेंस की स्पेलिंग गलत लिखते हो तो आपके नंबर कटना शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत में आप उत्तर में रेफरेंस लिख रहे हो, उसी की स्पेलिंग बाय द वे आप गलत लिख देते हो, एग्जामिनर इसी को गोला बनाएगा, उत्तर पढ़ेगा ही नहीं वो। इसने शुरुआत में गलत कर रहा तो क्या लिखा होगा, कितना अच्छा उत्तर लिखो आप, माइंड बना लेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर दो इसको। हो सकता है बीच में बहुत अच्छा लिखा आपने, लेकिन हो सकता है वो पढ़े भी नहीं एग्जामिनर। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ध्यान रखना है कि ये जो शुरुआत, जो टॉपिक हेडिंग बना के लिखेंगे रेफरेंस, इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एक बार इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, REFERENCE, सारी ई है, वॉवेल ई का प्रयोग हो रहा है, इजीली याद हो जाएगी। अब रेफरेंस के अंदर क्या आएगा, संदर्भ। संदर्भ मतलब कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया। इट इज टेकन फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो। इट इज टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। याद रखने वाली बात ये हो जाएगी, इट इज टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो कविता से ली गई, और डस्ट ऑफ स्नो के कवि बारे में थोड़ा परिचय दे सकते हो, फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। हमारी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के कविता डस्ट ऑफ स्नो से ली गई। उसके बाद एक और चीज़, बात आधी अधूरी होगी परिचय, लेकिन इसको लिखने वाला कौन था। इट हैज़ बीन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका रचना जिसने की वो कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रेफरेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसको वर्णन करना पड़ेगा, वो होगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, टाइम, किस टाइम में घटना हुई, जब हेमलॉक पेड़ के नीचे कवि के साथ एक अजीब सी घटना हुई, वो बताना चाह रहा, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट अपने पास आएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन से बन रहा है आपके क्वेश्चन, जो वर्ब एक्सप्लेन से बन रहा है, नाउन एक्सप्लेनेशन। आपके क्वेश्चन के अंदर आ रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजास। एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए, वर्ब है वो, उस वर्ब को हमने नाउन में चेंज किया एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, EXPLAIN लिख के नहीं करना है आपको, PLANATION, एक्सप्लेनेशन।
वर्णन, इसके अंदर वर्णन करेंगे शुरुआत से कि कवि एक बार कवि के साथ अजीबोगरीब घटना हुई। और घटना क्या थी, हेमलक के पेड़ से कौवे ने बर्फ़ के कणों को उसके ऊपर गिराया तो उसने एक अजीब सा अनुभव किया। अजीब का अनुभव करने के परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, इसका कहीं भी उल्लेख आपको करानी है। इसके बाद एक और अपन पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ते हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे, वो होगा स्पेशल नोट। स्पेशल नोट्स, विशेष हम लिखेंगे। कई किताबों के अंदर कई विद्वान लोग, कई अच्छे समझदार लोग क्रिटिकल नोट्स लिखते हैं। क्रिटिकल नोट्स, आलोचनात्मक टिप्पणी, ध्यान रखिए। क्रिटिकल नोट्स चाहे हिंदी में लो आप, चाहे इंग्लिश में जब भी व्याख्या करते हो, क्रिटिकल या आलोचनात्मक टिप्पणी, इसका प्रयोग कतई मत करना। क्योंकि ये कवि जिसका जन्म आपको पता है आज से लगभग 140-45 साल पहले हुआ था, 1874 में लगभग 1874 में जन्म हुआ था। तो इसने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, तो आज भी हम 140 साल बाद इसकी कविता को पढ़ रहे हैं, तो कितना महान होगा ये। और इसकी आलोचना करने की औकात हमारी कहाँ से होगी। कवि की आलोचना, क्रिटिक्स करना ये विद्वत्ता का प्रतीक नहीं है। तो हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करके क्या करेंगे, स्पेशल नोट्स, विशेष बिंदु के अंदर क्या है, कविता की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। जो अभी आपको लिटरेरी डिवाइस के अंदर बताया था, इट इज़ अ फ्री वर्स राइम आ जाएगा, लिटरेरी टर्म्स के बारे में आ जाएगा, राइम स्कीम के बारे में आ जाएगा, लैंग्वेज यूज बाय द पोएट आ जाएगा, इसका वर्णन करके करेंगे। ये मेन 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट वन रेफरेंस, सेकेंड वन कॉन्टेक्स्ट, थर्ड वन एक्सप्लेनेशन, स्पेशल नोट। अब इनको जब उत्तर में लिखेंगे, डार्क में, गहरे में लिखेंगे, क्योंकि आपका उत्तर बड़ा हो जाता है, उसको पढ़ने के लिए एग्जामिनर के साथ हो सकता है टाइम नहीं हो, लेकिन आपका इंप्रेशन, इम्पैक्ट ऐसा पढ़ना चाहिए, देखते कॉपी में लगे कि बहुत शानदार बच्चे ने लिखा है, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करे, सीधे उठा के नंबर देने की कोशिश करे। अगर बाय द वे पढ़ता है, पूरे में से पूरे नंबर देगा, क्योंकि एक तो इतनी इजी वे में लिखा दूंगा, आपको 1-2 बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। हो सकता है अगर आपने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को स्टडी सीरियसली कर ली, तो इस रेफरेंस में आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, कला अपने आप आ जाएगी आपको सीखने के लिए। तो ये 4 इनकी स्पेलिंग देख लेना। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए आप यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब आप देखते जाइए। हाँ बच्चों, इसके आंसर देखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जैसे वो जो लाइनें आई, उस लाइन के बाद आपके आंसर जो लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट 1 के अंदर, जिसे आंसर नंबर 1 है ये। फर्स्ट हेडिंग आएगा आपको रेफरेंस के अंदर आप उसको इंट्रोडक्शन देंगे कि ये लाइनें कहाँ से ली गई। तो सबसे पहला ये देख लीजिए आप, मार्जिन के अंदर जब रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इसको डार्क कर लीजिए। डार्क करने के बाद कोलन डैश लगाने के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, रेफरेंस लिख दिया, डार्क कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, कोलन डैश लगा दिया। कोलन डैश लगाने के बाद कोलन डैश के सामने वाली लाइन को आप ऐसे एज इट इज़ खाली छोड़ दीजिए, ब्लैंक। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, दूसरे लाइन में जब आएंगे, जहाँ तक कोलन डैश है वहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ताकि आपको क्या होगा, ये जो हेडिंग करते हैं वो दूर से दिख जाएगा। अभी तो मेरे पास बोर्ड में थोड़ी कम जगह होने के कारण मैंने थोड़े से गैप नहीं दिख रहा है। आपकी कॉपी में ऐसे लिखेंगे, दूर से दिख जाएगा, और ये अंडरलाइन रहेगा प्लस ये रहेगा। अब इसके अंदर परिचय दे रहे हैं, क्या है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलक ट्री। ये 4 लाइनें थी, इन 4 लाइनों को वर्णन करेंगे। तो इसका परिचय ये कहाँ से लिया गया, आपको रेफरेंस के अंदर ये देना है, डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया। इट इज टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द पोएट्स नेम, who composed this poem. It is composed by Robert Frost. इतना ही बहुत है। अब इसको हम यही लिखा हमने, these lines have been taken from the poem Dust of Snow. It is the name of the poem, so it should be darkened and underlined and written in the inverted commas. Point to be noted here. ये कविता का नाम है, महत्वपूर्ण चीज़ होता है, इसका परिचय दे रहे हैं, तो इसको गहरा कर लीजिए, सेम इंक से, लाल काले की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको ब्लू पेन का यूज़ कर रहे हो, ब्लैक का वही करते हैं। जैसे 10 शब्दों डार्क कर लीजिए आप सॉरी, डार्क करने के बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास, अवतरण चिन्ह, इनको 2 यूज़ कीजिए। These lines have been taken from the poem Dust of Snow. आगे composed by, रचयिता ऐसे कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसको भी गहरा,
डार्क एंड गहरा करके लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि इसके अंदर दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो कविता का नाम और एक कवि का नाम। तो इन दोनों में से एक को तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एक को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। हमारी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। ये परिचय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको प्रसंग, प्रसंग का मतलब द टाइम ऑफ द इवेंट, ये जो घटना हुई किस समय हुई, किसने किससे कहा या किस समय हुई। यहाँ पे कौन किसी को कह नहीं रहा है, तो किसने किससे कहा लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, ये है ही नहीं, तो हमें घटना का समय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने, ये भी सेम सिस्टम, गहरा, अंडरलाइन, कोलन डैश, कोलन डैश के बाद इस लाइन को खाली छोड़ देंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे जहाँ पे कोलन डैश हो रहा है उसके बाद यहाँ शुरू किया। द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस व्हाइल ही वॉज अंडर अ हैमलॉक ट्री। कवि हमसे अपनी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अजीब अनुभव के बारे में हमें बतलाता है। कवि अजीब अनुभव के बारे में बतलाता है। कब? व्हाइल ही वॉज अंडर अ हैमलॉक ट्री, जब वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे था। हेमलॉक के पेड़ के नीचे था तो उसकी जो अजीब अनुभव हुआ था उस अनुभव को अब बताता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पोइट्री के अंदर क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे आप या एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जब भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे आपको जितनी भी बातें होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, हो सकता है कविता 200 साल पहले लिखी गई, 150 साल पहले लिखी गई, 50 साल पहले लिखी गई, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पोएम को जब एक्सप्लेन करेंगे आप, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह या उत्तर या पैराफ्रेज या समरी वगैरह करेंगे, उसका इम्पैक्ट जो होता है प्रेजेंट टाइम में होता है। लिखा तो कभी 150 साल पहले से मान लिया कि लिखा है, लेकिन प्रभाव आज भी है। कवि कहता है, कवि कहता है, कवि कहता है, टेल्स टेल्स सेज, तो प्रभाव होगा। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। इसके अंदर रेफरेंस के अंदर आ गया, कहाँ से लिया गया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया, संदर्भ कब क्या हुआ ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन लिख के डार्क गहरा कर लेना, गहरा करके अंडरलाइन, अंडरलाइन करके कोलन डैश, कोलन डैश करने के बाद सेम चीज़ फर्स्ट लाइन छोड़ देना, नेक्स्ट लाइन के अंदर भी छोड़ देंगे, कहाँ तक, कोलन डैश आने तक यहाँ से लिखेंगे। इसी में जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है वहीं से शुरू कर दो आप, ज़्यादा नई चीज़ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक ये ट्रिक होता है, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपका आंसर बड़ा हो रहा है। द पोएट टेल्स अस अबाउट हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस व्हाइल ही वॉज अंडर अ हैमलॉक ट्री। सेम चीज़ कॉन्टेक्स्ट वही, कवि अपना अजीब अनुभव बताता है। कहाँ पे? जब वो एक हेमलॉक पेड़, हेमलॉक के पेड़ के नीचे अंडर था, बैठा था, जा रहा था, आ रहा था, कहीं इंडिकेशन नहीं है, तो इसलिए वो पेड़ के नीचे था, तब एक उसके साथ जो अजीब घटना हुई उसके बारे में बताता है। आगे वो कैसा था? ही वॉज इन अ सैड एंड डिप्रेसिव मूड, वो दुखी और डिप्रेसिव निराशाजनक मूड में था, निराशाजनक उसका स्वभाव था। सडनली, अचानक, तभी, मीनवाइल भी लिख सकते हो, सडनली भी लिख सकते हो। मीनवाइल थोड़ा भारी पड़ जाए, सडनली ठीक है। सडनली ए क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री ऑन हिम। अचानक एक कौवा उस पर शूक डाउन, हिलाकर गिराया क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कहाँ से? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, हैमलॉक के पेड़ से, ऑन हिम, उस पर, कवि पर गिराया। गिराने के बाद जो परिवर्तन होता है वो दूसरे स्टैंजा में आएगा। हमें इसलिए, क्योंकि इसमें जितने ही बता रहा था, वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, इतना ही। वो तरीका जो कौवे ने हैमलॉक के पेड़ से हिलाकर बर्फ़ के कण मुझ पर गिराए, तो गिराए तो सैड मूड में था, बाद में परिवर्तन होगा, मूड बदल जाएगा, मूड चेंज होगा, उसको हम नेक्स्ट स्टैंजा में ये करेंगे। इस तरह से इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। रेफरेंस आपने ले लिया, कॉन्टेक्स्ट आपने ले लिया, एक्सप्लेनेशन लेके एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है जिससे आपका आंसर जो उत्तर जो होगा ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। उसके लिए हम एक नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, उसको स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स के अंदर हम 4-5 बिंदु जो इस कविता की सुंदरता या वगैरह जो भी विशेषताएं बताएगी उसको लिख देंगे, तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, अभी मैं इसको मिटा के एक्सप्लेनेशन को मिटा के अब आपको स्पेशल नोट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए,
रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसके होने के बाद अब हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ वन, स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स लिखने का तरीका भी सेम आप लिखिए, फॉलो कीजिए बेटा। स्पेशल नोट डार्क करके अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन करने के बाद कोलन डैश, फर्स्ट लाइन छोड़ देना। अब सेकेंड लाइन के अंदर यहाँ तक आएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, इसको थोड़ा चेंज कर दो। इसको क्या करो, फर्स्ट लाइन छोड़ देना, सेकेंड लाइन में क्या करो, स्पेशल के लिए 3 एक लेटर छोड़ दो आप इसके अंदर, SPE छोड़ के इसके नीचे, या C छोड़ के I के नीचे सारे एक साथ नीचे आ जाए पॉइंट्स। अब इनको स्पेशल नोट्स के अंदर हम पॉइंट में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ फ्री वर्स राइम, ये राइम है। लिरिकल राइम होती तो हम इसको गा सकते थे, इट कैन नॉट बी संग, गा नहीं सकते इसको हम, क्यों, फ्री वर्स है। फ्री वर्स है, मुक्त छंद है, तुकबंदी नहीं बैठ रही तो राग नहीं निकलेगा, लय वगैरह नहीं मिलेगी, तो सो वी कैन नॉट सिंग इट, इसको हम गा नहीं सकते हैं। गा नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, फ्री वर्स है, इसलिए मुक्त छंद है, इट इज़ अ फ्री वर्स राइम। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट, ये कविता एक ऐसे पल को प्रस्तुत करती है, ऐसे पल को बतलाती है, प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स, जो दिखता है, प्रतीत होता है, टू बी वेरी सिंपल, एक ऐसे पल, ऐसे मौके को हमारे सामने प्रस्तुत करती है जो बिल्कुल ही सरल साधारण सा लगता है मौका या पल वो, बट हैज़ अ डीपर सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका बड़ा गहरा प्रभाव होता है। एक ऐसी घटना, ऐसा पल, कभी पेड़ के नीचे जाकर बैठा, या पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, या पेड़ के नीचे था, सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरे, इतनी इवेंट है, इतनी घटना है, इतना ही पल है। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, लेकिन सिग्निफिकेंस, इसका महत्व, इंपॉर्टेंस कितना है, डीपर, बहुत गहरा। क्या, कभी दुखी था, निराशाजनक अवस्था में था, सैड मूड में था। कैसे सैड मूड में, जस्ट लाइक अ क्रो, कौवे की तरह। कौवा नेगेटिविटी को दर्शाता है, क्योंकि इट इज़ ब्लैक, ब्लैक काला है, कोई लोग पसंद नहीं करता है कौवे को। किसी भी से पूछ लो क्वेश्चन, रैंडमली पूछ लिया जाए, आपका फेवरेट बर्ड बता दिया जाए तो सब कहेंगे, सबसे पहला नाम आएगा पीकॉक या पैरट का, उसके बाद दूसरे बर्ड्स का आएगा नाम, कौवे का कोई नहीं बोलेगा। तो इंडिकेशन नेगेटिविटी के लिए। और दूसरा, पॉइजनस ट्री, हेमलॉक, हेमलॉक जीवन में कोई महत्व नहीं है, धतूरे का पेड़ किसी काम नहीं आता, धतूरे के पेड़ के समान था, अंग्रेजी विदेशी पृष्ठभूमि में पाए जाने वाला पेड़, लेकिन किसी काम नहीं आता। तो दोनों, क्रो और हेमलॉक, दोनों का जो है कोई महत्व नहीं होता नेगेटिविटी थिंकिंग में। तो सैड डिप्रेशन, बुरे मूड में था, लेकिन जैसे वो गिरे, उन्होंने ही कवि का मूड बदल दिया। कई बार कम महत्व वाले चीज़, जिनका कोई महत्व नहीं होता जीवन में, वो हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन मस्तिष्क में गहरा प्रभाव डालते हैं। यही बताया जाएगा, द पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट हैज़ अ डीपर सिग्निफिकेंस, ऐसे पल को दर्शाता है जो हमारे जीवन में कम महत्व होता है, लेकिन उसका गहरा महत्व होता है। वेरी सिंपल घटना, गहरा महत्व। तीसरा पॉइंट, द पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एनजैम्बमेंट। ये कविता एनजैम्बमेंट, एक ऐसी कविता जो पूरी एक ही वाक्य में लिखी गई हो। एंजॉयमेंट की डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एंजॉयमेंट होता क्या है वो दिमाग में फिट हो गया तो आप बिना देखे लिख सकते हो। एक बार स्पेलिंग याद कर लो, ENJAMB, एंजैम्ब, एंटीमेंट, जैसा बोलो वैसा लिखो, NEMN, जैम्ब, JAMB, जैम्ब, मेंट, एंटीमेंट, एंजैम्बमेंट, एंजॉयमेंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एंजॉयमेंट। ये एंजॉयमेंट का सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक उदाहरण है। एंजॉयमेंट के ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, लेकिन जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों में से एक, सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक अच्छा उदाहरण है। हम ये से नहीं लिख सकते कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है, तो इसका मतलब इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं होगा। हो सकता बहुत सारे हो एंजॉयमेंट के, लेकिन कई उदाहरण है, इसमें एग्जाम्पल्स लिखना है, प्लूरल का यूज़ कर लीजिए। बहुत से उदाहरण है दुनिया में, उनमें से एक ये भी है। तो एंजॉयमेंट होता क्या है, एंजॉयमेंट एक ऐसी पोएम, ऐसी कविता जो सिंगल लाइन में लिखी गई हो, सिंगल सेंटेंस में लिखी गई हो, लेकिन डिफरेंट लाइंस में हो। ऐसी कविता जो एक ही
वाक्य के अंदर अलग अलग पंक्तियों में लिखी गई हो, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, बिना किसी चिन्हों के, विराम चिन्ह वगैरह जो भी आते हैं इनके लिखी गई हो, उसे एंजाइममेंट कहते हैं। उसके उदाहरण का सबसे अच्छा उदाहरण है ये पॉइंट, लिखते ही देखते ही मालूम पड़ेगा, हो सकता है कोई बच्चा नहीं लिखेगा, आपकी कॉपी देखते ही वो समझ जाएगा कि बच्चे के पास डीपर नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट, अब अगला भी ये इससे बढ़कर पॉइंट, अच्छा पॉइंट है एक तो बड़ा, द पोएट यूजेज द लिटरेरी डिवाइस, कवि यहाँ पर साहित्यिक संयंत्र का प्रयोग करता है, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार कौन सा, एसोनेंस, स्वर साम्य, इन दिस स्टैंजा, इस पंक्ति के अंदर एसोनेंस का यूज करता है। अब मान लीजिए फिगर ऑफ स्पीच कोई सा भी आ जाए, आप लिखते हो एलिट्रेशन लिख लो, एसोनेंस लिख लो, कॉन्सोनेंस लिख लो, सिमिली लिख लो, पन्न लिख लो, कोई सा भी, व्हाट एवर इट मे बी, कोई सा भी आ जाए, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस आ जाए, उसका काम क्या होता है, दैट एड्स द ब्यूटी एंड मेलोडी इन द पोएम। वो अलंकार क्या करेगी, कविता के अंदर ब्यूटी, सुंदरता, कविता की सुंदरता को बढ़ाती है, एंड मेलोडी, मधुरता कविता अंदर बढ़ाती है। तो ये चौथा बिंदु भी, फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इससे इंपॉर्टेंट, आप टेक्निकली आप कर रहे हो, प्रैक्टिकली इसमें ही बता रहे हैं कि इसके अंदर प्रैक्टिकली क्या करके बताया, एंजाइममेंट का आपने कर दिया, एसोनेंस का ही खुद कर रहे हो आप। देन नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज, इस कविता की राइम स्कीम, तुकबंदी, जो अपन जो गाना गाते हैं, जो गीतकार तो गाना लिख देता है, लेकिन जो गाना गाने वाला गायक जो सिंगर होता है उनके लिए राइम स्कीम काम आती है। राइम स्कीम गाने वाले कैसे, पहली लाइन तीसरी लाइन से मिल रही है, दूसरी लाइन चौथी लाइन से मिल रही है, जो राग जो ट्यून जो होता है ना, पहली लाइन को तीसरी लाइन से मिलाना पड़ेगा, दूसरी को चौथी से मिलाना पड़ेगा। ये डीपर चीज़ें होती है, इससे मतलब नहीं, लेकिन आप ये लिख रहे हो तो आपका नॉलेज अच्छा शो करेगा। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी ए बी। लेकिन आप कहोगे सर आप गाते हैं तो हमें गाने का, इस कविता को गा नहीं सकते इसलिए फ्री वर्स है, लेकिन राइम स्कीम तो बनती है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई लिटरेरी डिवाइस का नहीं मिल रहा है, इसका ये भूल गए आप लिटरेरी डिवाइस का, या फिगर ऑफ स्पीच वाला भूल गए, राइम स्कीम वाली चीज़ भूल गए, एक तो फ्री वर्स राइम याद हो जाएगा, उसके बाद आपको ये भी याद हो जाएगा आंसर के अंदर ही, द पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट हैज़ अ डीपर सिग्निफिकेंस। ये तो हर उत्तर के अंदर मिल जाता होने के बाद, ये कोई सी भी पोएम हो सकता है, इस पोएम के याद है, कोई ऐसी पोएम लीक से हट के आ गई आपको मालूम नहीं पड़ रहा, हर एक पोएम के अंदर इसको फिट कर सकते हो। क्या, द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज, कवि के द्वारा जो भाषा काम में ली गई है, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल, इफेक्टिव, प्रभावशाली, एंड फोर्सफुल और इफेक्टिव दोनों सिनोनिम हो गए, सिमिलर वर्ड्स हो गए। लेकिन जब हम किसी की विशेषता का वर्णन करते हैं, सुंदर, जैसे हम सुंदर के लिए मान लीजिए लड़की है या लड़का है, ब्यूटीफुल, हैंडसम का प्रयोग करते हैं, और स्मार्ट भी सुंदर के लिए आता है, और लड़की है लवली, ये भी सुंदर के लिए आती है। लेकिन सॉरी, एडजेक्टिव्स का यूज़ हम करते हैं लगभग सिमिलर वर्ड्स का यूज़ में लेते हुए, तो इसीलिए इसको इफेक्ट अच्छा डालने के लिए इफेक्टिव और फोर्सफुल दोनों एक ही है, लेकिन आपके आंसर में इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज़ वेरी सिंपल, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल। ये बातें लिखने के बाद आपके जो स्टैंजा के जो एक्सप्लेनेशन के जो 4 नंबर होते हैं, 4 में से 4 देने में विवश हो जाएगा इन पॉइंट्स को देखते हुए, और ये फटाफट याद हो जाएंगे। सेकंड स्टैंजा जो आएगा इसमें भी देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट सेम चलेगा, सेकंड पॉइंट सेम चलेगा, थर्ड पॉइंट सेम चलेगा, क्योंकि देखो फ्री वर्स राइम है, ये भी सेम चलेगा सेकंड स्टैंजा में। तो ये सिंपल मोमेंट वाला है, सिंपल मोमेंट है लेकिन लार्जर डीपर सिग्निफिकेंस है। थर्ड वन, इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट, ये भी चलेगा। और लास्ट पॉइंट, द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज़ वेरी सिंपल, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल। ये 1 2 3 4 पॉइंट्स तो सेम चलेंगे, लेकिन ये 2 चेंज हो जाएंगे। कौन सा, यहाँ पे एसोनेंस की जगह पे क्या आएगा आपके, उसमें एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस है वो आ जाएगा। 5वां ये भी सेम हो जाएगा। स्टैंजा की राइम स्कीम निकालेंगे, दोनों स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी है, पोएम की पूरी पोएम की निकालेंगे ए बी सी डी होती है, तो लगभग ये एक में याद होती है, सारे याद हो जाएंगे। इस प्रकार से पहला स्टैंजा जो है, द वे ए क्रो शूड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देख लीजिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे पोएम याद हो गई, तो मेरे जिससे को याद हो गई तो आपको तो याद होना श्योर बनता ही है। तो इसलिए
इसको कर लीजिए अच्छी तरह से। ये फर्स्ट स्टैंजा हो जाएगा। सेकंड स्टैंजा में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे पार्ट 3। अब आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब जब भी आप वीडियोस देखेंगे सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। एक और बात हमने कही थी आप लोगों को, बच्चों हम बीच में आपके लिए नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कहा था आपको स्क्रीनशॉट्स के लिए, जो ऐप के अंदर जो है टेक्निकली प्रॉब्लम आने की वजह से किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी वीडियो का स्क्रीनशॉट निकल नहीं पा रहा, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप उसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा। जैसे आपने वीडियोस क्लिक की, आगे स्टडी मटेरियल होगा। स्टडी मटेरियल के अंदर हम PDF फाइल में या JPG में जिसमें भी कंप्रेस करके उसको फाइल के अंदर इसके वो अपलोड कर देंगे। उसको देख के भी आप उतार सकते हो। वो नहीं तो आप क्या कीजिए कि हमारे जो सेम वीडियोज़ जो है ना, जो स्कूल के ऐप के अलावा जो अपने स्कूल के नाम का ही मरुधर एंड मारवाड़ नाम से YouTube में चैनल चलता है, उसमें जाके सर्च कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। और मेरे इंग्लिश के वीडियोस अगर आप चाहते हो मेरे नाम से जाफ़र हुसैन जैसे, लेकिन जो ID बनी थी ID के अंदर जाफ़र हुसैन जी सर लिखा हुआ है, जाफ़र हुसैन जी लगा देना बेटा आप लोग, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिसने ID बनाई उसने जी लगा दिया, उसको करेक्शन करता हूँ मैं। लेकिन अभी तो आप जाफ़र हुसैन जी सर में सर्च करेंगे तो आपको मेरे इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे YouTube में आप क्या करेंगे, वहाँ से स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। इसको इस तरह से लीजिए। सेकंड अब स्टैंजा बचा है, इसका पार्ट 4 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।